भारत की आजादी के कुछ साल बाद से ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया था। लेकिन आजादी के बाद भारत और चीन के रिश्ते इतने बुरे भी नहीं थे जितने आज हैं। दोनों देश भले ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। आखिर क्या वजह रही जो इंडिया और चाइना एक दूसरे के खुले तौर पर दुश्मन बन गए, जिसके चलते 1962 में दोनों देशों के बीच एक खतरनाक युद्ध भी छिड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और चाइना के रिश्ते हमेशा से खराब नहीं थे, बल्कि दोनों ही देश अपनी अपनी तरक्की को लेकर चिंतित थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चाइना की लालच बढ़ने लगी, जो हमें आज भी देखने को मिलती रहती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर हो या फिर ताइवान को लेकर। अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर यह कहते हुए कब्जा कर लिया कि ये ऐतिहासिक तौर पर हमारा हिस्सा है। बाहरी दुनिया से चाइना पर अच्छा खासा दबाव बनाया गया, लेकिन सब बेफायदा रहा। इंडिया ने इसका कोई खास विरोध नहीं किया। वजह थी कि इंडिया चीन से रिश्ते खराब करना नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए चीन से दोस्ती बनाए रखना भारत के लिए जरूरी था, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 29 अप्रैल 1954 में हुए इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का भाग तस्लीम कर लिया और कहा गया कि दोनों ही देश एक दूसरे की आजादी का सम्मान करेंगे, साथ ही आपस में शांति बनाए रखेंगे। पंचशील समझौता से भारत और चीन अब दोनों एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। दोनों के बीच व्यापार भी होने लगा था और काफी सारे मुद्दों पर आपस में सहमति बनने लगी थी। यहां तक कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए जाने लगे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या ये कहें कि चीन इस समझौते की आड़ में भारत की आंखों में गद्दारी की धूल झोंक रहा था और सिर्फ मौके की तलाश में था। हुआ ये कि जिस तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था, उसके एक विरोधी नेता दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने 1959 में भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली। जाहिर है चीन के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। सही सुना, समझौता टूट गया। इसके बाद रिश्ते बिगड़ते गए और चीनी जनता के बढ़ते विद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। यह भारत के साथ एक विश्वासघात था। लेकिन यह युद्ध चीन सिर्फ दलाई लामा के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि दो भारतीय इलाके अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की एक शुरुआत थी। अक्साई चीन लद्दाख का एक हिस्सा है, जिसे भारत ने चीन से साफ साफ कह दिया था। लेकिन दूसरी तरफ चीन इसे बार बार शिनजियांग का हिस्सा बता रहा था और इसकी नजर अक्साई चीन पर मंडराने लगी थी। लेकिन यह विवाद सिर्फ जबानी तौर पर ही था। भारत ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चीन उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देगा, क्योंकि जंग से 2 साल पहले ही चीन के PM भारत का दौरा करके गए थे। ऐसे में युद्ध का सोचना भी एक मजाक ही था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए था कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था और उसके लिए भारत पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तिब्बत के बाद चीन का अगला टारगेट अक्साई चीन था, जिसके पास उसने रोड बनाना शुरू कर दिया था और अपनी फौजें भेजना भी शुरू कर दी थी। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने बगैर किसी वार्निंग के भारत पर हमला कर दिया। चाइनीज आर्मी ने इंडिया भारत पर 2 तरफ से हमला किया, एक अक्साई चीन पर और दूसरा अरुणाचल प्रदेश पर। चाइनीज फौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ यह हमला किया था। वहीं इंडियन आर्मी इस जंग को लेकर बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। 20,000 भारतीय सैनिकों के मुकाबले में चीन की 80,000 की वेल ट्रेंड आर्मी खड़ी थी। ये एक अचानक हमला था। ऊपर से भारतीय सैनिकों की तादाद भी यहां उनके मुकाबले में आधे से भी कम थी, जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। 21 दिन चली इस लड़ाई के बाद दोनों ही फ्रंट पर चाइनीज आर्मी ने इंडिया को हरा दिया था। लेकिन यहां यह कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि यह युद्ध शुरू से ही एक तरफा था।
चाइनीज आर्मी इंडियन सरहदों में 60 किलोमीटर के अंदर तक घुस चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने रेजांगला पर भी कब्जा कर लिया, जो लेह लद्दाख में मौजूद है। कुछ और इलाकों पर भी पेशकदमी की गई। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि चीन इस जंग को लेकर पहले से तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने तिब्बत में हथियारों को जमा करना शुरू कर रखा था। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया था। वहीं भारतीय सैनिकों के पास कोई खास हथियार मौजूद ही नहीं थे। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4000 मीटर की ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई थी, यानी पहाड़ी इलाकों पर। इसके अलावा दोनों ही पक्षों ने इस युद्ध में अपनी नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इंडिया अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता तो जाहिर है चीन भी भारतीय इलाकों पर बम बरसा सकता था। इसके बाद खुद ही चीन ने 21 नवंबर को सीज फायर यानी कि जंगबंदी का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो अपना मकसद हासिल कर चुका था, यानी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका था। इस जंग में करीबन दोनों तरफ के 1,000 सैनिक मारे गए। चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चिन्ह का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। जानकारों के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पाली हो, लेकिन उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खो दी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नजरिए, इरादों और कामों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। और था भी ऐसा ही। चीन की अक्टूबर 1964 में पहले परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य और उद्देश्यों से पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। इस युद्ध के बाद भारत की नीति पूरी तरह से ही बदल गई। फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। 1962 की जंग भले ही भारत हार गया था, लेकिन यहीं से एक नए भारत की शुरुआत हुई। ये नई शुरुआत क्या थी, कैसे भारत परमाणु शक्ति देश बना और क्यों भारत के एक और पड़ोसी देश ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।